ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर से, तस्वीरें आप देख रहे हैं। संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह ये चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर चंद्रभान यहाँ पर मौजूद। साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते थे। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा। तो जब से मेरे मन में एक भावना जगी कि मैं भी आगे बड़ा होकर एक अखबार का प्रकाशन करूंगा, और उनके आशीर्वाद का फलस्वरूप है कि मैंने अखबार चालू किया। सांसद महेश जोशी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। 5 मई 1980 को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान पहुंचे हुए हैं। स्थापना दिवस समारोह का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, इसके साथ साथ संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह भी मनाया जा रहा है। संपादक स्वर्गीय अजय लाल शर्मा का मैं विशेष रूप से आभारी हूं। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और महापौर ज्योति खंडेलवाल भी हमें तस्वीरों में दिख रही हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र बेनीवाल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज यहां पहुंच चुके हैं। दैनिक समाचार जगत का 34वां स्थापना दिवस जयपुर में मनाया जा रहा है। संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। जोशी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने छोटा अखबार होते हुए भी समाचार जगत का विशेष ख्याल रखा और उनकी स्वस्थ पत्रकारिता के मानदंडों पर चलने और निष्पक्ष रहकर समाज की घटना और गतिविधियों को यथार्थ जनता के सामने रखने की नीति की हमेशा सराहना की और मुझ पर विशेष आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखा। इसी नीति के चलते समाचार जगत के साथ जनता के बीच हमेशा बनी रही। मुख्यमंत्री स्वर्गीय हृदय जोशी के सहयोग से ही समाचार जगत MI रोड स्थित नवाब कल्याण के बाग में ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस लगाने में सक्षम हुआ। स्वर्गीय माथुर और स्वर्गीय जोशी के सहयोग को समाचार जगत बुला नहीं सकता। मैं आज इस अवसर पर उन्हें स्मरण करता हुआ नमन करता हूं। राजनेताओं में स्वर्गीय चंद्रमल जी बैद का सहयोग भी समाचार जगत को हमेशा मिला, उनका बड़ा रस रहा। अब मैं उल्लेख करना चाहूंगा उस महान व्यक्तित्व का जिन्होंने समाचार जगत को एक नई दिशा दी, और वे व्यक्तित्व हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेरोज सिंह शेखावत। जब इलाज के लिए विदेश यात्रा पर गए तो उनके पीछे से उनको सत्ता से हटाने का षड्यंत्र रचा गया, तो समाचार जगत ने ही सबसे पहले इस षड्यंत्र को उजागर किया, जिसकी वजह से वे अपनी सत्ता बचा सके। यही वजह है कि उन्होंने मुझ पर विशेष स्नेह बनाए रखा। और जब समाचार जगत को जमीन देने का मामला सरकार के सामने आया तो उन्होंने आगे बढ़कर समाचार जगत को यह जमीन आवंटित की, जिस पर आज समाचार जगत का भवन खड़ा हुआ है। आज इस मौके पर स्वर्गीय श्री बेरोज सिंह शेखावत का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। वे चाहे विपक्ष में रहे हो या सत्ता में मुख्यमंत्री रहे हो, यहाँ तक कि वे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, तो भी उनका प्रेम समाचार जगत में बरसता रहा। स्वर्गीय शेखावत ने मुख्यमंत्री के रूप में समाचार जगत को प्रथम श्रेणी का राज्य स्तरीय अखबार का दर्जा दिया, जिससे माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने जारी रखा। दिवंगत मुख्यमंत्री शेखावत साहब ने अखबारों को सस्ती दरों पर भूमि आवंटन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रियदास ठाकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य श्री सुनील लोढ़ा, श्री आदर किशोर सक्सेना और आशुतोष गुप्ता थे। स्वर्गीय शेखावत की पहल पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अखबारों को सस्ती दर पर भूमि आवंटन का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस नीति के आधार पर अन्य अखबारों को भूमि आवंटन हुई है और हो रही है। बंधुओं, आज प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं आज उस महान व्यक्ति को स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जयपुर विकास प्राधिकरण से जमीन आवंटन करने के लिए प्रेरणा दी, और वे शख्सियत थे स्वर्गीय VS सिंह साहब। मैंने उन्हें आग्रह किया था कि जब आप और अखबारों को जमीन दे रहे हैं तो समाचार जगत की लाइन में खड़ा हुआ है, करके उस पर भी ध्यान दीजिए। और मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात पर अपनी मोहर लगाई और ये जमीन आवंटन हुई। राजनेता ही नहीं, प्रदेश के मीडिया भाइयों का भी समाचार जगत के प्रति विशेष अनुराग रहा है। उनके निरंतर सहयोग के बिना समाचार जगत की जीवन यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। समाचार जगत की शुरुआत में करीब 1 माह से अधिक समय गुजरा था कि 23 जून 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह समय ऐसा था जब केवल सरकारी दूरदर्शन टेलीविजन चैनल और आकाशवाणी ही लोगों को जानकारी के लिए उपलब्ध थे, और इन दोनों ही सरकारी माध्यमों ने संजय गांधी की अचानक मृत्यु का पर मौन धारण कर लिया था। जयपुर में लोगों में जिज्ञासा था कि क्या हुआ, कैसे यह दुर्घटना घटी। ऐसे में सायंकालीन समाचार जगत ने दिल्ली के अपने पत्रकार मित्रों की मदद से जयपुर की जनता को इस सारे घटनाक्रम की और उसके बाद अलग अलग राजनीतिक हालात का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उस दिन जयपुर के लोगों ने सारे घटनाक्रम की जानकारी के लिए
समाचार जगत को हाथों हाथ लिया और अपना प्रकाश ने प्रस्तुत किया। हालात ये थे कि चौड़ा रास्ता स्थित अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस से अखबार की प्रतियां छपकर बाहर निकलती थी, उसी समय हाथों हाथ दिख जाती। समाचार जगत ने दुर्घटना का पूरा ब्यौरा और उसके बाद के राजनीतिक हालात और दुर्घटना की एक्सक्लूसिव फोटो देकर जयपुर के पाठकों के दिलों में घर कर लिया। यह वह काल था जब लोगों को शाम को अखबार पढ़ने और ताज़ा तरीन खबरों से वाकिफ होने की आदत पड़ने लगी थी। तभी प्रकृति ने जयपुर के लोगों पर कहर बरपा दिया। जुलाई 1981 में जयपुर में जबरदस्त और मूसलाधार बारिश हुई। पूरे शहर में बाढ़ के हालात पैदा हुए, नाले ओवरफ्लो हो गए थे, निचले इलाकों में जलमग्न हो गए थे। इस बारिश में समाचार जगत के दफ्तर में जैसा कुछ हुआ जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा। समाचार जगत की शुरुआत से ही उससे पत्रकारों के संगठन के बड़े नेता और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय ईश्वरमल भावना का बरदस्त मिला। उनके चुटिले और घटनाओं पर पैनी नजर रखने वाले संपादकीय से जयपुर के प्रबुद्ध वर्ग ने समाचार जगत से अपना नाता जोड़ा। समय के साथ जब समाचार पत्रों की तकनीकी में बदलाव आया तो समाचार जगत ने इस तकनीकी प्रगति से कदम कदम पर मिलाते हुए कंप्यूटर और फिर वेब ऑक्सफोर्ड से अखबार निकाल प्रकाशन का सिलसिला शुरू किया। समाचार जगत का प्रकाशन इससे पहले ही वर्ष 1987 में चौड़ा रास्ता से निकलकर स्वयं की प्रेस में नवाब कल्याण का बाग से प्रकाशित होने लगा था। बाद में वर्षों तक नवज्योति के विशेष संवाददाता रहे स्वर्गीय महेश जी शर्मा ने संपादकीय लिखे। उन्होंने न केवल संपादकीय लिखे बल्कि उन्होंने अखबार को पत्रकारिता के मानदंडों पर समाचार जगत को खड़ा करने में अथक सहयोग दिया। मीडिया कर्मियों का समाचार जगत को हमेशा स्नेह मिला और समाचार जगत ने भी राजस्थान में मीडिया की प्रगति में योगदान दिया। उन पर जब भी कोई संकट आया तो समाचार जगत ने आगे बढ़कर सहयोग दिया। नवभारत टाइम्स जयपुर के संस्करण का प्रकाशन बंद हो गया तो बहुत सारे मीडिया कर्मी सड़कों पर आ गए थे। उस समय समाचार जगत ने अपने प्रकाशन को प्रातःकालीन कर उन्हें अपने यहाँ काम करने का अवसर दिया। 1 अप्रैल 1996 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गौरव सिंह शेखावत ने इस प्रातःकालीन संस्करण का उद्घाटन किया। दूसरी तरफ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि समाचार जगत ने हमेशा युवाओं और नई प्रतिभाओं को मीडिया में आगे बढ़ने का अवसर दिया। राजस्थान पत्रिका से सेवानिवृत्त हुए श्री सदाशिव जी और बाद में राष्ट्रदूत से सेवानिवृत्त हुए श्री शिवभूषण त्रिपाठी भी इस अखबार से जुड़े रहे। राजस्थान श्रमजीवी के अध्यक्ष और नवज्योति के चीफ रिपोर्टर पदम सिंह भाटी सेवानिवृत्ति के बाद पिछले 13 वर्षों से संपादकीय मुखिया के रूप में अपनी सेवाएं समाचार जगत को दे रहे हैं। इनके अनुभव और दृष्टि से यहाँ कई युवा पत्रकारों ने पत्रकारिता में दक्षता हासिल की और फिर समाचार जगत में कई युवा पत्रकार जयपुर के अन्य बड़े समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गए और आज भी वहाँ वे पत्रकारिता के मूल्यों और आदर्श के निर्वहन बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। समाचार जगत ने अपने प्रकाशन के प्रारंभ से ही खबरों में विश्वसनीयता और पत्रकारिता के सभी मानदंडों का निर्वहन बड़े सुचारू रूप से किया। इसलिए प्रातःकालीन समाचार पत्र ने लोगों के दिलों में घर कर लिया और समाचार पत्र विकास की सीढ़ियां लगातार चढ़ता चला गया। प्रातःकालीन समाचार जगत ने जयपुर शहर की देरी को लांघते हुए प्रदेश में अपने आदरणीय प्रवीण छाबड़ा जी, तेज प्रकाश जी और हमारे जिन्होंने हमें सबको याद करके यहाँ बुलाया है, भाई राजेंद्र गोदा जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सांसद खिलाड़ी पहलवान जी, शिवचंद माली जी, आदरणीय सीताराम जलानी जी और पदम सिंह भाटी जी, शेठी जी, अशोक पाटनी जी, विवेक काला जी, सुनील जोशी जी, अन्य तमाम अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, दैनिक समाचार जगत के बारे में और राजेंद्र गोदा जी के बारे में छाबड़ा जी ने व अन्य साथियों ने बहुत सारी बातें कही और आप में से कई लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जो हमसे ज़्यादा इन बातों को जानते होंगे, क्योंकि लंबा संघर्षमय जीवन समाचार पत्र का भी और गोदा जी का स्वयं का भी रहा है, इसमें कोई दूर राय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग साथी रहे हैं। जब राजनीति मैंने शुरू करी तब से ही, इसलिए अभी मैं जब छाबड़ा जी कह रहे थे कि पहले ये सर्विस करने का प्रयास कर रहे थे 73, 74, मैंने पूछा गोदा जी को कि वो कौन सा साल था 73, 74, लघु उद्योग निगम। अभी मैंने एक मीटिंग में ही बात मेरे लिए करी थी कि मैं खुद भी 73, 74 में जोधपुर से एक इंटरव्यू देना आया था और वो लघु उद्योग निगम था और कोई निगम था मुझे याद नहीं, केसरगढ़ के आसपास था या जहाँ बताते वो जगह थी मुझे पता नहीं।
तो वही साल था मेरे लिए भी जब मैं आया था इंटरव्यू देने के लिए, और उसी दिन मेरा NSY के कन्वीनरशिप के लिए प्रदेश के कन्वीनर बनाने का मेरा उस दिन यहाँ पर राजस्थान में जयपुर में फैसला हुआ। आया था मैं नौकरी या कोई धंधा लगाने के हिसाब से इंटरव्यू देने के लिए, NSY का मेरे अध्यक्ष बना दिया गया उसी दिन। और एक तो बात ये मेरी मिल रही है इनसे, और दूसरा जो मेरा संसदीय जीवन है जो शुरू मेरे 80 के अंदर हुआ। पहली बार मैं पार्लियामेंट मेंबर बन के गया 79 दिसंबर 80 समझ लीजिए, और आपका भी 5 मई 80 से आपकी शुरुआत है अखबार की। तो अखबार का रिश्ता आपका व्यक्तिगत रिश्ता मेरे से मिलता जुलता है। और संघर्ष आपने भी किया, तो संघर्ष मेरे ख्याल से मैंने भी कम नहीं किया होगा, और संघर्ष आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। और संघर्ष ही जीवन है, उसमें ही आपको भी आनंद आता है, मुझे भी आनंद आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुबारक मौके पर आप सब प्रतिष्ठित यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से गोदा जी को, तमाम समाज जगत के परिवार के सदस्यों को नए भवन बनने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि 32-33 साल की 34 साल का तो स्थापना दिवस है, 33 साल की यात्रा पूरी करना, कोई अखबार निकालना बड़ा आसान हो सकता है, कोई संस्था बनाना आसान हो सकता है, पर संस्था को चलाना और अखबार को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो इन्होंने निभाया उसके लिए बधाई के पात्र भी है। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मेरा भी मानना है कि क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। समाचार और मीडिया को आज भी चौथे स्तंभ के रूप में देखते ही हैं, पर आम लोगों के अंदर भी, गाँव में तो है ही है, बल्कि शहरों में भी आज भी जो अखबार निकलते हैं, छपे हुए शब्द होते हैं, उन पर लोग विश्वास करते हैं कि अखबार में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। गांव में भी जब जाते हैं, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ जहाँ कहीं मुझे मौका का मिलता है, तो कहते हैं भाई कोई बात का, हम लोग कहते हैं बात ये नहीं, ये ठीक है, क्या बात करते साहब, हमने खुद ने अखबार पढ़ा है। इसके मायने कि वो हमारी बात की बजाय वो कहे हमने खुद ने पढ़ा, मैंने पढ़ा हुआ तो कोई ईश्वर लिख के भेजा होगा। इतना बड़ा विस्तार अगर आम जनता करती है, समाचार पत्र जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, तो लिखने वाले की जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है कि वो सत्य का साथ देते हुए तथ्यों को लेकर के लिखें, जिससे कि ये विश्वास हमेशा जमा रहे और समाचार पत्र जिस प्रकार से समाचार के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाते हैं, उनका एक प्रकार से जो भी समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, प्रशासन में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। उसकी भावना और उनकी विश्वास कायम रहे, ये मैं समझता हूँ समाचार पत्र का बहुत बड़ा दायित्व होना चाहिए, और दायित्व निभाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अधिकांश लोगों का प्रयास रहता है कैसे हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। सरकार की तरफ से भी ये प्रयास है कि राजस्थान में अच्छे पत्रकार बने, अच्छे लेखक बने, अच्छे साहित्यकार बने। इसलिए सरकार ने चला करके राजस्थान के अंदर पत्रकारिता को लेके एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, स्वर्गीय हरदेव जोशी जी के नाम से, क्योंकि वे खुद भी एक मुख्यमंत्री बनने के पहले पत्रकार के रूप में भी काम किए हुए थे। वो विश्वविद्यालय प्रारंभ हो चुका है, वाइस चांसलर भी बन गए उनके, जो वरिष्ठ पत्रकार है मिस्टर सेबेस्टियन। तो हमारी भावना वही है कि अच्छे से अच्छे पत्रकार जो खुद इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सके
इस प्रकार से वे अपनी कलम चला सके, उनके पीछे समर्पित हो सके, समाज के प्रति प्रतिबद्ध हो सके, समाज की समस्याओं को उजागर कर सके, सरकार की कमियों को बता सके, जिससे कि सरकार सही फैसले पर चलती रहे आगे। ऐसे पत्रकारों की मैं समझता हूँ हमेशा आवश्यकता बनी रहती है और यही सोच करके राजस्थान में इसकी शुरुआत करी गई है। बाकी पत्रकार कल्याण कोष या साहित्यकार कल्याण कोष या कलाकार कल्याण कोष या जो सुविधाओं की बात मनीष जोशी जी कर रहे थे, ये तो चाहे कोई पत्रकार किसी भी रूप में हो राजस्थान के अंदर, सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है भाई कि XYZ को कोई लाभ दिलाने वाली बात है। पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि मैं उनको उस रूप में मानता हूँ कि जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसी रूप में पत्रकार भी एक प्रकार से सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह ही अपना वो धर्म निभाता है, इसीलिए वो पत्रकार बनता है और इसीलिए वो अपनी कलम चलाता है, कलम के माध्यम से समाज को संदेश देता है और अपनी भागीदारी निभाता है समाज के लिए और प्रदेश के लिए, वहाँ की जनता के लिए। इसलिए हमने सुविधा देने का प्रयास जरूर किया है, तो बिना भेदभाव किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी जो ये गोदा साहब ने अपनी संघर्ष में यात्रा का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि वो तो जैसा मैंने कहा सबको जानकारी है, पर साथ में ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि शुरू से ही इस सेक्टर का जो योगदान देश के लिए रहा है, आज़ादी के पहले एक मिशन के रूप में समाचार पत्र निकलते थे, आज़ादी कैसे मिले मुल्क को। उस वक्त में गांधी जी स्वयं भी पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। राजस्थान में स्वर्गीय जयनारायण व्यास राजस्थान वे खुद पत्रकार थे। जोशी जी का मैंने नाम ले ही लिया। ऐसे ऐसे नाम लंबी लिस्ट है मेरे पास में भी कि जो उस ज़माने के अंदर आज़ादी के वक्त में जब समाचार पत्र निकालना भी खतरे से खाली नहीं था, उस वक्त भी एक उद्देश्य को लेकर के, एक ध्येय को लेकर के कूद पड़े थे आंदोलन के अंदर और साथ साथ में पत्रकार बनकर के, पत्र निकाल करके कैसे हम योगदान करें मूवमेंट का, उसमें भागीदारी निभाई थी। वो मिशन तो नहीं रहा आज़ादी के बाद में, उसमें कई कमी भी आई है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कमियाँ सब सेक्टर में आ गई है। राजनीति में भी आ गई, सामाजिक क्षेत्र में भी आ गई, पत्रकारिता में भी आ गई, जुडिशरी में भी आ गई, जिसको लेके राष्ट्रीय और राज्य स्तर बहस चलती रहती है। वो आप सब बुद्धिजीवी लोग वो सब जानते हो कि मूल्य में गिरावट जो है वो आना चिंताजनक होना चाहिए किसी मुल्क के लिए, किसी प्रदेश के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ साथ मूल्यों की स्थापना की में जो हादसा है वो रुकेगा नहीं, बल्कि मूल्यों की स्थापना होगी। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। उसमें भी समाचार पत्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। एक लेखक, पत्रकार, साहित्यकार अपनी लेखनी से समाज को संदेश दे सकता है और भूमिका अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। गांधी जी का एक कोट था जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जा सकता है। प्रेस की ताकत पर मुझे कोई संदेह नहीं है, प्रेस की ताकत पर मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु इस ताकत का दुरुपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं भी एक पत्रकार हूँ और मैं अपने साथी पत्रकारों से अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए तथा कार्य करते समय सच्चाई को बाहर लाने पर विशेष जोर देना चाहिए। अपना कार्य करते समय सच्चाई को बाहर लाने पर विशेष जोर देना चाहिए। और ये बात बहुत महत्व के लिए उन्होंने कही है, सच्चाई चाहे कितनी कड़वी लगे किसी को भी, सरकार को लगे, चाहे समाज को लगे, चाहे व्यक्ति को लगे, चाहे संस्था को लगे, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका मायने गांधी जी का यही था, सच्चाई को बाहर लाने पर विशेष जोर देना चाहिए। मीडिया को सनसनी फैलाने में नहीं उलझना चाहिए।
उस जमाने में कई बड़े बड़े नेताओं ने कई अपनी बात कही है। मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं गोदा जी को, तमाम इनके साथियों को, तमाम जो शानदार और सुंदर बिल्डिंग बनी है और नए माहौल के अंदर जब कोई भवन और काम शिफ्ट होता है तो ये अनुभव बताता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी उम्मीद है कि नए भवन में नया क्लेवर के साथ में समाचार जगत आने वाले वक्त में बहुत कामयाब होगा। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं और मेरी भी और आप सबकी तरफ से मैं पुनः उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आदरणीय 2 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुभकामनाएं प्रेषित की। जिस भवन को बनाने में हमारे वास्तुकार और जिन ठेकेदार जी ने बहुत काफी परिश्रम और मेहनत की, उन्हें समाचार जगत आज सम्मानित करना चाहता है। तो मैं सर्वप्रथम श्री एच.के. शर्मा साहब जो वास्तुकार और इंजीनियर है, उनके सम्मान के लिए श्री तेज प्रकाश जी और राजेंद्र गोदा साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि उनका आप सम्मान करवाएं। पहले इंजीनियर साहब का, उसके बाद लालचंद जी कुंभावत जिन्होंने ठेकेदार के रूप में इस कार्यक्रम में पूरी अपनी भूमिका निभाई है, उनका दोनों का सम्मान आप करवाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो उन दोनों का सम्मान करें। वही सामने करा दो। वास्तुकार इंजीनियर एच.के. शर्मा साहब का स्वागत हो रहा है। आपने अपने निर्देशन में इस भवन को अपने नक्शों से, वास्तु से पूरा करवाया है। हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं श्री ठेकेदार जी का। अब मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री तेज प्रकाश जी गोदा साहब को, जैन साहब को कि पधारें और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें जिन्होंने इस बिल्डिंग में और सभी कार्यक्रमों में भी अपनी सहभागिता निभाई है। श्री तेज प्रकाश जी जैन ये बोले, फिर मैं बोलूँ। आज के इस समारोह में मंच पर विराजे हमारे सम्मानित अतिथिगण, समाज के गणमान्य महानुभावों, साथियों, माताओं, बहनों, समाचार जगत के अपने नवनिर्मित कार्यालय भवन के उद्घाटन सत्र में अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर आपने माननीय श्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान पधारे। मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। विशिष्ट अतिथि श्री के रूप में श्री नमो नारायण जी मीना, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सदभान कांग्रेस अध्यक्ष एवं श्री वीरेंद्र परिवार गृह राज्य मंत्री श्री महेश जोशी, सांसद श्री ज्योति खंडेलवाल, जयपुर महापौर और श्री पंडित साबरा, परिष्कार हमारे पत्रकार, हमारे अग्रम स्वीकार कार्यक्रम को बढ़ाए समय निकाल के पढ़ाए। मैं उनका समाचार जगत परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। समाचार जगत के कार्यालय के उद्घाटन समारोह कई आदरणीय प्रशासनिक अधिकारीगण एवं पुलिस जगत के कई बड़े अफसर एवं कई विभागों से जुड़े एवं प्राधिकृत उनकी समारोह में पधारे हैं। हम उनके हार्दिक आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। समाज के कई गणमान्य महानुभाव, विपक्ष जनों, उद्योग जगत के से जुड़े कई महानुभाव आप और सीधा हम लिए चलते हैं हज हाउस के लोकार्पण कार्यक्रम में। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री मोहतरमा नसीम अख्तर साहब साहिबा और अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल और साथ में राजस्थान राज्य हज कमेटी के मेंबर्स। आप अनुशासन बनाए रखें।
शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महोदय हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आपका आगमन हो चुका है और राजस्थान राज्य हज कमेटी के सदर जनाब सलीम काजी साहब से हमारी दरख्वास्त है, आप सूट की माला पेश करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अमीन खान साहब, राज्य मंत्री, दुलमिया साहब, आपके लोकप्रिय सांसद मय जोशी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक व हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर शर्मा जी, आजकल श्रीमती नसीम अख्तर साहिबा, शिक्षा राज्य मंत्री, हज कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम कागजी जी, विधायक अलम आजाद साहब, जाकिर हुसैन जी, सालिम मोहम्मद जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, माया आजाद साहब, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, मौलाना फजल हक साहब, अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, श्रीमती गुरजोत कौर जी, हबीबुर रहमान जी नियाजी, मुमताज़ मशीद जी, अब्दुल जब्बार साहब, हज कमेटी जोधपुर से आए यहाँ पर, हाजी साहिद मोहम्मद जी, निहाज मोहम्मद जी, डिप्टी मेयर जोधपुर नगर निगम, गुलाम निजामुद्दीन जी, श्रीमती आयशा सिद्दीकी जी, मौलाना अमृत जी, मौली जमीन साहब, श्रीमती जेबा खान जी और अब्दुल कयूम अख्तर साहब और तमाम उपस्थित हजरात, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मुझे भी और आप सबको भी और पूरे प्रदेश के हमारे भाई बहनों को भी आज का दिन याद रखने लायक होगा। एक मुबारक मौका है जब लंबे अरसे से जो ख्वाहिश थी हज हाउस बने, आखिर में वो दिन आ गया जब आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और हज हाउस का शुभारंभ होगा। हजारों हजारों हाजियों को आने वाली सदियों तक इसका लाभ मिलेगा। हाजियों को जो समस्याएं परेशानी होती है उससे निजात मिलेगी और यही कल्पना करके कि हज हाउस बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ, मुझे कहते फ़ख्र है कि मैंने खुद ने जब दिल्ली में हाजियों से मिलने गया था, जब मैं केंद्रीय मंत्री था, और वहाँ मैंने देखा हज हाउस के नाम से लोगों को सुविधा मिली हुई है, तो मैंने अपने क्षेत्र जोधपुर में जाकर के जवाहर साहब से व अनवर साहब से चर्चा करी कि जोधपुर में हज हाउस बनाएं। वो सिलसिला चलते चलते आपकी दुआओं से मुझे राजस्थान का प्रथम सेवक मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला और वही विचार जो मेरे दिल में दिमाग में जोधपुर के लिए था, वहाँ भी काम शुरू हुआ। प्राइम जगह पर ज़मीन अलॉटमेंट की गई और करबला के अंदर यहाँ पर हज हाउस बनाने का मैंने निर्णय किया। और मुझे वो दिन याद है जब पंडित नवल शर्मा जी भी मौजूद थे, सारे साथियाँ बैठे हुए हैं, हमने संग बुनियाद रखी यहाँ पर और सपना देखा कि बहुत शानदार हज हाउस बनेगा। दुर्भाग्य से सरकार वापस रिपीट नहीं हुई, वरना ये जो आज मुबारक मौका है
ये मुबारक मौका 8-9 साल पहले आ सकता था, पर दुर्भाग्य से जमहूरियत में कई बार देखते हैं आप, कुछ कारण ऐसे होते हैं सरकार रिपीट हुई नहीं और वो विवाद खींचता गया, इसकी लंबी कहानी है, उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आखिर के अंदर आपकी दुआओं से जब सरकार वापस बनी तो बनते ही हम लोगों ने कई फैसले किए। वक्त बोर्ड की बात हो, जहाँ पर मैंने आते ही जब 40 लाख रुपए दिए, वहाँ तनख्वाह चुकाने को पैसे नहीं देते, तो मुझे आज भी याद है कि वक्त बोर्ड के साथियों ने आके मुझे बहुत ही शुक्रिया अदा किया। फिर अगले साल 50 लाख रुपए दिए तो बहुत खुशियाँ मनाई गई। तो मैंने खुद ने चल के देखा कि ये तरीका गलत है, कम से कम वक्त बोर्ड मजबूत बने। हमने नियम कायदे की किताबें निकाली, निर्देश दिए कि जितनी सरकारी संपत्तियाँ भी है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं, उनको किस प्रकार से किराया की नीति बदली जाए, किराए की नीति बदल करके कैसे उनको इमदाद हो सकती है कि बार बार तनख्वाह लेने के लिए नहीं आना पड़े। संपत्तियों की वीडियोग्राफी अलग करवाई गई, करीब 3000 से अलग संपत्तियों की, और साथ साथ में मुझे कहते हुए खुशी है कि नीति बदली किराए की, उस कारण से 5 करोड़ रुपया कैसे मिले वक्फ बोर्ड को, ये इंतजाम किया। 3 करोड़ रुपए हमने इमीडिएटली स्वीकृत कर दिए और इस बार बजट के अंदर मैंने 10 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए हैं वक्फ बोर्ड के लिए। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो विचार बनता है और जो माहौल अभी देश में बना है, जब से यूपीए गवर्नमेंट बनी है, तो सोनिया गांधी जी ने खुद ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया। उसके बाद में आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक के बाद ऐसे फैसले हुए हैं जो हिंदुस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कमेटी बनाने की बात हो, रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाने की बात हो, जिसके कारण से पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया, जिनकी रिपोर्टों ने आईना दिखा दिया हम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, अनेकता में एकता वाला ये मुल्क है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हजारों जाति हैं, अलग धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट है इस मुल्क में। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, बेन सिंह जी की, तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। ये तिरंगे झंडे की खासियत है, कुर्बानी है, त्याग के बलिदान है, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और हमें आपने जहाँ बिठाए रखा है, हमारे दिल में तमन्ना रहती है जहाँ जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। उसी रूप में सब में तमाम कौम के लोग, तमाम धर्म के लोग एकजुट रहे, आपस में प्रेम मोहब्बत भाईचारा सद्भाव रहे। हम सब मिलकर के अपने देश की तरक्की की बात सोचें। ये जज्बा हमारे सबके दिल के अंदर है, कैसे प्रदेश आगे बढ़े। और ये सोच कर के जो हमने योजना लागू की इस बार, वो भी मेरे ख्याल से आप पता कर लीजिए, देश के अंदर किसी सूबे ने ऐसी शानदार योजनाएं कहीं पे भी नहीं बनी है जो हमने बना कर दिखाया है। चाहे माइनॉरिटी की बात करें, चाहे मेजॉरिटी की बात करें, बीपीएल की बात करें, चाहे एपीएल की बात करें, महिलाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें, वृद्धों की बात करें, चाहे विधवाओं की बात करें, चाहे दिव्यांगजनों की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे छात्रों की करें, चाहे युवाओं की करें। इतनी बड़ी किताब बन चुकी है कि मेरे पूर्व वक्ता आपको ठीक कह रहे थे, अब भी अगर हम खुद नहीं चेते, जो आईना दिख गया हम सबको, तो बिना तालीम के कोई परिवार,
कोई जाति चाहे किसी कौम की धर्म की हो, कोई संप्रदाय खुद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता अगर इस 21वीं सदी जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉग सब कुछ आ गया है। दुनिया बदल रही है, इन्वेस्टमेंट देश दुनिया का आ रहा है, तनख्वाहें 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो गई है। अब भी तालीम पे जोड़ नहीं देंगे तो चाहे हम कुछ भी कर लें, हमारी कौम, हमारा परिवार कभी ऊपर नहीं आ पाएगा गुर्बत से, गरीबी से। इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं बनी है माइनॉरिटी के लिए भी, अगर मैं गिनाने लगूं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आपको, जो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, इंटरनेट उनके पास में, सारी योजनाएं उनको मालूम है, समाचार पत्रों में आती है, टीवी में आती है, डीपीआर के दफ्तर से ले सकते हैं। हर योजना के बारे में खुद पैम्पलेट छपाएं, कौम के लोग प्रचार खुद करें। कोई घर, कोई परिवार अछूता नहीं रहे जहाँ पर एक भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित हो। वो संकल्प करें। जब सरकार आगे बढ़ के छात्रावास खोल रही है लड़कियों के लिए अलग से, माइनॉरिटी के लिए, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, सभी संभागीय मुख्यालय पर 12वीं पास लड़की को स्कूटी देने का प्लान हमने किया। SC ST की तरह यूपीएससी में और आरपीएससी में 1 लाख या 50,000 रुपये देते हैं जो लोग आना चाहते कंपटीशन के अंदर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सपना था, जो पहले प्रथम शिक्षा मंत्री बने देश के केंद्र में, तब पहली बार टेक्निकल एजुकेशन IIT की बातें होने लगी थी। IIT खुली, उसका लाभ आज हमें मिल रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी 50 साल के बाद में आज IIT भी आ गई, IIM आ गया, IIIT आ रही है, एम्स आ रहा है, निफ्ट हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। सारी उच्च शिक्षण संस्थाएं जो एक राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान करती है, वो तमाम यहाँ पर आ चुकी है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मदरसा में हम क्या कर रहे हैं आपको मालूम है। मदरसा की शानदार बिल्डिंग बोर्ड की बन रही है, आपको मालूम है। 419 मदरसे, मुश्किल से अब्दुल कयूम साहब बैठे होंगे, रजिस्टर्ड हुए थे पहले जब मैं मुख्यमंत्री था। आज 3,000 से ज़्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमने आधुनिक मदरसा बनाने के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए की इमदाद दी है। धन की कोई कमी नहीं आएगी। पैरा टीचर, शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर के हमारे टीचर्स, मदरसे के अंदर हिंदी, इंग्लिश, सभी तरह की पढ़ाई उसके अंदर, उस साथ के अंदर हर व्यवस्था करने में सरकार आगे आकर काम कर रही है। अभी मैंने 200 करोड़ रुपए अलग से माइनॉरिटी फंड पैकेज के लिए दिए हैं। अब डिपार्टमेंट और अमीन साहब अलग से व्यवस्था करेंगे राज्य में कहाँ पर किस प्रकार से माइनॉरिटी के लिए स्कीमें बन सकती है, इजारे बन सकते हैं, किस रूप में काम आए। अभी मुझे एक बहन ने दिया कि साहब B.Ed कॉलेज खोलनी चाहिए उर्दू की। B.Ed कॉलेज उर्दू की नहीं, जो चाहोगे वो मिलेगा। 200 करोड़ रुपये कम नहीं होते हैं। इतनी स्कीमें बन चुकी है। स्कीमें बन कर के अलग अलग इजारे कैसे बने शिक्षा में या अन्य तरह के, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, वो सब निर्भर करता है आने वाले वक्त में हम किस प्रकार से स्वयं सोचते हैं, स्वयं फैसला करते हैं। जोधपुर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इजारा चल रहा था, बहुत शानदार। उसको सरकार ने माइनॉरिटी का होने के कारण से विशेष रियायत दे करके हमने जोधपुर में अबुल कलाम आज़ाद के नाम के विश्वविद्यालय खोलने का निश्चय कर लिया है। वो आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा प्रदेश के लिए। इस प्रकार से इतनी योजनाएं हैं, कहे इतना कम है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो जहाँ जाते हैं धार्मिक स्थान पर दुआ करते हैं प्रदेश की, देश की और दुनिया की। पूरी जय जगत महात्मा गांधी
प्रेम भावे वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। जिस मुल्क में ये संस्कृति संस्कार हो, वो हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि प्राणी मात्र मानव मात्र कल्याण हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो देश को बांटने का प्रयास करते हैं, उनको ये मुल्क बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। ऐसी शक्तियों को हम लोग पहचान चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी शक्तियों के बाद ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है, ना उनकी कोई नीतियाँ हैं। लोकतंत्र में मुल्क चलता है, क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है देशवासियों के लिए और क्या आपके सिद्धांत हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा, अभी ऐलान का समय हो रहा है कि 2 मांगे की गई है। एक तो करबला में ज़मीन जो यहाँ पीछे पड़ी हुई है, वहाँ गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल बने। जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और वो ज़मीन की फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है, लेटर मिल चुका है। कुछ जल्दी अलॉटमेंट करवा देंगे जिससे कि सरकारी गर्ल्स स्कूल वहाँ पर हो सके। और एक मांग की गई कि जो हज हाउस बना है, आबादी देखते हुए छोटा पड़ेगा, इसकी 1 मंजिल और बनाई जाए। उसकी मैं घोषणा करता हूँ, 1 मंजिल और बनाई जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद।